नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण का मेरा मीन्स यहाँ पर यह है कि कुछ को आपने केवल फैक्ट के तौर पर याद करना है और कुछ के लिए थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, जिसमें हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को अहम मानकर चलेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सूचना है जो आपको देना चाहूँगा। हमारी जो ऐप है, इंस्टीट्यूट राकेश मेहरा जीके क्लासेस की जो ऐप हम तैयार कर रहे थे, वो अब अंतिम चरण में है। वो तैयार हो चुकी है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपने राकेश मेहरा जीके क्लासेस ये सर्च करना है और सर्च करके आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पेड और फ्री दोनों कोर्सेज होंगे। जो लोग बाहर से हैं या आ नहीं सकते, उनके लिए पेड कोर्स होगा, और जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो तो सबसे बेस्ट है ही, उसकी तो कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। तो इसकी सूचना समय समय पर दे दी जाएगी आपको। आप फिलहाल प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर ले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर? अब मैं आज के टॉपिक के तहत एक जो मेन है वो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पेज के बीच में लिखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेट बर्ड डे। ये जो मनाया जाता है 9 मई को मनाया जाता है। 9 मई को मनाया जाता है। वही बातें हैं, हम इसको 3 पॉइंट्स में बांट के ले चलेंगे। एक तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या होता है। और आप जानते हो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, प्रारंभ कब हुआ और वर्तमान स्थिति, इसको हम लेके चलेंगे। देखिए, यदि हम उद्देश्य की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मतलब जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेट बर्ड होते हैं, मतलब जो दूसरे देशों से जो अन्य देशों में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सार्स आता है। अब ये विदेशी पक्षी है, यहाँ कुछ समय के लिए आता है, माइग्रेट करते हैं ये। उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा से संबंधित है ये। उसके प्रति जागरूकता पैदा करना विभिन्न देशों में, भाई हम संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इसका उद्देश्य होता है। जैसे शब्दों में लिखना चाहें तो लिखिए प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना, आप मोटिवेट करना भी कह सकते हो इसको, ताकि हर देश इस दिशा में कदम उठाए और लोगों को भी उनके संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक करें। ये जो प्रारंभ माना जाता है ये 9 मई 2006 को हुआ था। एक वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी और 9 मई 2006 को पहली बार मनाया गया था। ये जो प्रारंभ किया गया है ये यूएनईपी के द्वारा है। यूएनईपी, ये यूएनईपी संस्था काफ़ी चर्चा में रहती है, कई बार पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ एक बार आपका एक रिवीजन के तौर पर करा देता हूँ। देखिए, वास्तव में जो यूएनईपी है, इसका पूरा नाम यदि अपने देखें तो इसी नाम में इसका अर्थ हमें मिल जाएगा, यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरणीय कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी जो स्थापना हुई थी इस्टेब्लिश 1972 में हुई थी ये, और इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया यह एक विश्व स्तरीय पहला सम्मेलन था, और बाकायदा इसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और इसी के तहत ही, इसी सम्मेलन में भी आप जानकर एक मज़ेदार तथ्य है इसके अंदर, इस सम्मेलन में ही यह डिसाइड किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इसी सम्मेलन में यह डिसाइड हुआ था। क्लियर? इसका जो हेड ऑफिस है ये है नैरोबी, ये केन्या में पड़ता है, अफ्रीकन कंट्री है ये। और इसके जो हेड है ये भी आपने अभी ध्यान रखने हैं, 2019 में ये नए बने हैं। इंगर एंडरसन, ये डेनमार्क के हैं और ये 2019 से है। 2019 से ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है ये कब से है, लेकिन आपके लिए ये ध्यान रहे कि ये नया है। एंगर एंडरसन ये नए बने हैं, तो ये भी अपने आप में एक आपका करंट का हो गया। अब देखिए यूएनओ वास्तव में क्या है। पर्यावरण शब्द आ गया तो यूएनओ के सभी पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो पर्यावरण से संबंधित जो भी काम करता है, उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको ये आप ये कह सकते हो मैनेज करता है, नियंत्रित भी कह सकते हो। और एक तथ्य और है जो आपको मैं रिवाइज ही कराना चाहूँगा, आप चाहो तो इसी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। यूएनईपी जो है इसने 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, धरती की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए गए, उसी प्रयासों के चलते उन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से सम्मानित किया था। उन्हें जो ये पुरस्कार दिया था वो यूएनईपी ने ही दिया था। इसी कारण से मैंने आपको कहा कि ये चर्चा में रहती है। क्लियर? तो इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है यूएनईपी के बारे में। इस पे अंदरूनी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कह सकता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। संस्था के संबंध में हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन है ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब यहाँ कोई इंडियंस आ जाए। वैसे भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको प्रमुखता की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा तब इम्पोर्टेंट होता है जब यदि यहाँ इंडियन आ जाए तो वो फिर आप मान के चलिए एग्जामिनर की फेवरेट लिस्ट में शामिल होता है। और कोई भी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो यूएनओ के अंडर में है चाहे वो नहीं है, उनका हेड ऑफिस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम हेड ऑफिस जिनेवा होता है, लेकिन मैंने जितना देखा है जिसका हेड ऑफिस जिनेवा नहीं होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं जो आपको ये अंदरूनी जो बातें बता रहा हूँ इसको बहुत गंभीरता से लें। यदि आप ऐसा इस तरीके से आप चलते हो तो आपकी तैयारी एक सटीक तैयारी कहलाएगी। इसको सटीक तैयारी बोलते हैं, तैयारी करने का तरीका होता है ये। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान रखें नैरोबी केन्या के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति आप जानते ही हो 9 मई 2020। इसकी थीम याद रखना है और बहुत सिंपल थीम है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ये इसकी थीम है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं।
अब देखिए एक बात और आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखें ये आपका एक लगभग एक टॉपिक ही है बड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट के तहत शामिल किया है। आप ध्यान रखें इससे पहले मैंने आपको एक कोप करवाया था, इससे पहले कोप। अब ये 13 है या 14 है ये आप देख लेना, अभी लगभग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई 20-25 दिन के आसपास है, एक्सेट्रा है, जो भी आप देख लेना। और आपने कर भी चुके होंगे कई बच्चे, जो नए बच्चे हैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। वो कोप करवाया था, पहले की लिस्ट में देख लेना आप सारे। उसमें मैंने पक्षियों की गणना बताई है, अभी पक्षियों की एक गणना हुई थी, ठीक है ना, आप उसको जरूर देखें। क्लियर, पक्षियों की एक गणना हुई है और भारत ने भी अपने पक्षियों की स्थिति के बारे में बताया है, उसको आप यहाँ पर ऐड करें। नहीं तो ये जो टॉपिक है इसको वहाँ पर जाकर ऐड कर लें, जो पुराने बच्चे हैं वो इस टॉपिक को वहाँ पर ऐड कर लें, और जो नए बच्चे हैं वो कोप वाला जो टॉपिक है उसको ज़रूर देखें। क्लियर, तो ये थोड़ा ध्यान रखें ये। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है अपना, सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर 96 हुई, मतलब इनकी संख्या बढ़ी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। टाइगर के संरक्षण में भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, टाइगर से संबंधित भी एक रिपोर्ट आई थी, उसको भी मैंने पिछले वीडियो में डाला है, आप उसको ध्यान से देख ले, वो लेटेस्ट है। अब देखिए रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़ी है। ये जो सुंदरवन है, वास्तव में ये जो सुंदरवन है ये है कहाँ? ये वेस्ट बंगाल में है। और विश्व में टाइगर्स का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। टाइगर्स का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ये। वर्ल्ड में टाइगर का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ध्यान रखें ये। देखिए मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव को समझिए, ये कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए जो लवणीय भूमि में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं, उस लवणीय भूमि के सिस्टम को हम मैंग्रोव वन कहते हैं। मतलब लवणीय भूमि में जो वनस्पति उगती है उसे हम मैंग्रोव वन कहते हैं। अब देखिए आप, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के पास बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल की सीमा वैसे भी समुद्र को टच करती है। इसी कारण से आप वहाँ पर मैंग्रोव वन की स्थिति देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक डेल्टा भी बनता है, सुंदरवन का डेल्टा, एक डेल्टा बनता है यहाँ पर, सुंदरवन का डेल्टा। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये ध्यान रखें। तो टाइगर्स का सबसे बड़ा, और एक चीज और यहां ध्यान रखें, इस डेल्टा में सुंदरी वन की अधिकता होती है, या सुंदरी वृक्ष कर दीजिए, सुंदरी वृक्ष की अधिकता होती है। इसी कारण से इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। एक बार आप में ये क्वेश्चन, आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि सुंदरवन के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता होती है। और दूसरा इसका जो मेन आकर्षण है वो रॉयल बंगाल टाइगर तो है ही। क्लियर। अब आइए, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। रूस के राष्ट्रपति ने
व्लादिमीर पुतिन हैं, ने उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन, ये तो जानते ही हो इसको तो आप, किम जोंग उन को युद्ध स्मारक मेडल से सम्मानित किया है। अब आप देखिए, इन्हें भी सम्मानित किया गया है, बहुत बढ़िया बात है। युद्ध स्मारक मेडल से सम्मानित किया गया किम जोंग यून। अब ये जो किम जोंग यून है, ये एक बार ही बोलूँगा, ज़्यादा बोला नहीं जाता मेरे से, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी तो ये सज़ा देने के चक्कर में रहते हैं, कभी ये परमाणु परीक्षण, हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और परमाणु परीक्षण से भी ये संबंधित रहते हैं। अमेरिका के साथ इनकी तनातनी चलती रहती है, ये अखबारों में हमेशा हाईलाइट रहते हैं। इनको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध स्मारक मेडल से सम्मानित किया। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि रूस के जो सैनिक थे या रूस का जो प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने कोरिया के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस महत्वपूर्ण भूमिका को मानने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए किम जोंग ने जब इसको मान्यता दी तो उन्हें फिर युद्ध स्मारक मेडल से सम्मानित किया गया। ये इसका उद्देश्य। आप इसको ज़्यादा हाईलाइट ना रखें, सिर्फ इतना जाने। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि किम जोंग उनको अभी हाल ही में किस देश ने युद्ध स्मारक मेडल से सम्मानित किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या है, मेरे हिसाब से ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, और ज़रूरी भी नहीं है ये। क्लियर? अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 7 मई को, ये भी थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रख लें। एक चीज और ध्यान दें आप, ये जो सुंदरवन है, ध्यान रखें, ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, मतलब विश्व धरोहर की सूची में भी ये शामिल है। जैसे अपना जयपुर विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, वैसे भी है। और ये रामसर साइट्स में भी शामिल है। रामसर साइट्स के बारे में अपडेट जो है, मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही रामसर साइट्स के बारे में आपको बताया है, इसको जाके वहाँ देखिए। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल कराई हुई है, ये ध्यान रखें। तो जो भी आपको मैं निर्देश दे रहा हूँ, उस निर्देश को साथ साथ करते जाइए, यह आपकी रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और जो नए स्टूडेंट है, वो जो अभी जुड़े हैं, जैसे उन्होंने ये टॉपिक किया, तो इस टॉपिक को अब साथ में लिख ले वो, तो इससे क्या होगा, उनकी एक दिशा नए सिरे से पर्टिकुलरली चलती जाएगी। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट के तहत विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, किम जोंग उनको स्मारक मेडल और इसके अलावा सुंदरवन की स्थिति को हमने जानने का प्रयास किया। ये जो फैक्ट है, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अपने करंट जीके का जो आपका रजिस्टर है उसमें राइट डाउन कर ले और समय समय पर इसको रिवाइज करते जाएं। इसके साथ साथ आपको एक सूचना के तहत ये बताया गया कि राकेश मेहरा जी के क्लासेज की जो ऐप है ये लॉन्च हो गई है, तो आप चाहे तो उसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर फ्री और पेड दोनों प्रकार के कोर्स आपको उपलब्ध मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।